हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम आपके लिए विज्ञान पार्ट 1 पादपों में पोषण का चैप्टर लेकर आए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है पोषण। जो भोजन हम करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं। ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं तथा इन्हें हम पोषक तत्व या पोषक कहते हैं। दूसरा, भोजन में प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज एवं जल। तीसरा पॉइंट है पादपों में पोषण की विधि। देखते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पादपों में पोषण की विधि दो प्रकार की होती है, स्वपोषण या स्वपोषी, दूसरा विषम पोषण। चलिए पहला देखते हैं स्वपोषण। ऑटोट्रॉफिस, ऐसा पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण या स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हरा पौधा और काई स्वपोषण होते हैं। दूसरा है विषम पोषण। ऐसा जंतु या अन्य जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें विषम पोषण या विषम पोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मनुष्य, जीव जंतु आदि। राइजोबियम नामक जीवाणु विषम पोषण या विषम पोषी होते हैं। चौथा पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में वह जल व कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिज लवण की उपयोग करती है। इस प्रक्रम को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल। प्रकाश और क्लोरोफिल के मेल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। चलिए इन्हें हम कुछ चित्र के माध्यम से देखते हैं। फोटोसिंथेसिस। समीकरण है CO2 प्लस H2O। प्रकाश और क्लोरोफिल के मेल से C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। सनलाइट यानी सूर्य से प्रकाश पत्तियों तक पहुंचता है और CO2 परागण के कारण CO2 पत्ती में चला जाता है। पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को परागण कहते हैं और उसी के कारण ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। और जल, जड़ें द्वारा अवशोषित होते हैं तथा खनिज पदार्थ भी जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचते हैं। तो ये था दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की आकृति। चलिए हम आगे देखते हैं। पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों की पत्तियों पर सूक्ष्म रंध्र या परागरंध्र पाया जाता है जिससे होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वह अपने भोजन के रूप में उपयोग करती है। दूसरा है H2O जल। पौधे की जड़ों तथा तने की सहायता से पत्ती तक पहुंच जाता है। तीसरा लाइट, यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। चौथा क्लोरोफिल, यह पदार्थ पत्ती की कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका कार्य प्रकाश को तथा अन्य खनिज पदार्थों को अवशोषित करना होता है। चलिए हम देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतक प्लांट में। अब टू टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, दो प्रकार के संवहनी तंतु होते हैं। पहला होता है इलियम यानी जाइलम जिसे हिंदी में कहते हैं। दूसरा होता है फिलियम या फ्लोएम। पहला है इलियम या हिंदी में कह सकते हैं जाइलम। यह पौधे के तने में पाए जाने वाला एक ऊतक है जो विभिन्न प्रकार के खनिज, जल तथा कृत्रिम खाद्य आदि सभी को तने के माध्यम से विभिन्न भागों में पहुंचाता है जिसे जाइलम कहते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं फ्लोएम। दूसरा है फ्लोएम, यह पत्ती में पाए जाने वाला है पदार्थ है जिसके कारण
खनिज पदार्थ पत्ती से विभिन्न भागों तक पहुँचता है। चलिए 6वां पॉइंट देखते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण पराक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। अतः स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। 7वां पॉइंट है शैवाल। ये काई जैसे पादप होते हैं जो सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इससे क्लोरोफिल मौजूद होता है। चलिए 8वां पॉइंट है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मेल से प्रोटीन बनता है। अगला है कृत्रिम खाद्य में नाइट्रोजन गैस प्रचुरता में पाई जाती है। चलिए अब हम देखते हैं कोशिका या सेल। कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। परिभाषा: सभी सजीवों का शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। अगला है कोशिका के भाग। 3 भाग होते हैं। पहला केंद्रक, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा कोशिका झिल्ली। चलिए पहला देखते हैं। कोशिकाओं के मुख्य भाग में स्थित केंद्र को केंद्रक कहते हैं। दूसरा है कोशिका केंद्रक के चारों ओर एक जेली की समान संरचना होती है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तीसरा है कोशिका द्रव के चारों ओर एक झिल्ली की समान संरचना होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये थे कोशिका के सभी भाग, जिन्हें हम केंद्रक, कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली के भाग में बांटते थे। अगला पॉइंट है हमारा पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। नोट देखते हैं। अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं परपोषी। ऐसे पौधों जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल है अमरबेल का पौधा परपोषी पर होता है। अब हम देखते हैं परपोषी के प्रकार। परपोषी के 4 प्रकार होते हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और चौथा कीटभक्षी। चलिए इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। चलिए पहला है मृतोपजीवी। ऐसे कवक जो अपना भोजन मृत पदार्थों तथा विघटनकारी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। यह सफ़ेद तथा हल्के भूरे रंग के होते हैं। एग्जाम्पल है कुकुरमुत्ता या मशरूम, ब्रेड मोल और छत्रक आदि। नोट कुछ इसमें दिया गया। चलिए देखते हैं। इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इन्हें कवक या फंजाई भी कहते हैं। ये नभ एवं उष्ण पर होते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पादन पर बैठते हैं तो नभ एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। चलिए दूसरा है परजीवी। ऐसे पादप जो किसी अन्य पादपों पर आश्रित होकर अपना भोजन बनाता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अमरबेल तथा और ये जिस पादप पर आरोहित होते हैं उसे परपोषी कहते हैं। चलिए तीसरा है सहजीवी। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल है कवक जो वृक्ष की जड़ों में पाए जाते हैं, ये सहजीवी संबंध कहलाते हैं। चलिए चौथा और अंतिम है कीटभक्षी पादप। ऐसे पादप जो कीटों को अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। एग्जाम्पल है तीनस फ्लावर टाइप तथा सनड्यू कीटभक्षी आदि हैं। चलिए अब हम देखते हैं 10वां पॉइंट। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। कुछ नोट इसमें दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं तथा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है।
दूसरा है पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। तीसरा है पौधों नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वह मंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु ये विषमपोषी होते हैं। चलिए अंतिम पॉइंट है, दालों की फसलों के लिए नाइट्रोजनी खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दालों तथा अन्य पादप से राइजोबियम जीवाणु अपना भोजन ग्रहण करते हैं तथा बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन को विलेय के रूप में प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।